हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 9.5 स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 9.5 हमारा ईसीओ का है। आज ये मैं आपको दिखा दूं, चार्ज ऑफ जीएसटी में हमने 9.5 यहाँ पे है ई कॉम ऑपरेटर। ठीक है, ईसीओ जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये उत्कर्ष बैच हमारा जो है वो एक डिटेल बैच है। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक वीडियो। अब से मैं हर सेशन में आपको ये बात बताऊंगा क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये डिटेल बैच रहने वाला है, इसके अंदर हम लोग हर एक चीज डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड ऑल्सो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर डाउट्स। चलो, आज 9.5 हम लोग शुरू करने वाले हैं। 9.5 मतलब ईसीओ। आइए मैं आपको ईसीओ करा देता हूँ फटाफट। हमने ये सब चीजें कवर कर ली हैं ऑलरेडी। टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ, सेक्शन नंबर 9.5, नोटिफिकेशन नंबर 1717। ओके, अब ईसीओ होता कौन है? ईसीओ मीन्स अ पर्सन। ECO means a person who owns, operates or manages electronic platform for the supply of goods, services और both। तो मतलब अगर मान लो मेरा एक मार्केट प्लेस है या ऑनलाइन कोई वेबसाइट है जिसपे मैं दूसरे लोगों को अलाउ करता हूं कि अपना प्रोडक्ट आके लिस्ट करे, बेच सके, और एक बायर को अलाउ करता हूं कि वो खरीद सके, दैट मीन्स आई एम एन ईसीओ। अब ईसीओ को लेके जीएसटी के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, क्या बातें हैं, यही सब हमको समझना है सेक्शन नंबर 9 का। सर, ईसीओ बाकियों से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ECO is not the owner of the goods or the services. It is mere acting as an you can say a mediator। वो बस एक मीडिएटर ही तो है। भाई यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है। जैसे मान लो मुझे अपने नोट्स हैं, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए हमने अपनी ओन वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बट एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि नोट्स अगर मैं अमेजोन के थ्रू बेचना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये लिस्ट करना पड़ेगा अमेजोन के ऊपर। अब अमेजोन पे लिस्ट होने के बाद एक कस्टमर आएगा जिसका नाम है राघव। नाउ राघव विल बाय फ्रॉम अमेजोन। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमने अपनी जो यहाँ पे वैल्यू रखी वो 4500 रुपए रखी, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए। लेकिन अमेजोन ने यही सेम चीज 5000 रुपए में बेची राघव को। वाई 500 रुपए उसने एक्स्ट्रा बेचे, क्योंकि एक्स्ट्रा पे बेचा क्योंकि ये मार्जिन है। इस मार्जिन में से अमेजोन की कमीशन निकलेगी। नाउ द थिंग इज दैट सरकार बोल रही है कि जो रेसिपिएंट है राघव है, ईसीओ बीच में आ गया तो सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। नाउ ECO इज द पर्सन जो राघव को सप्लाई एक्चुअली में कर रहा है ना भाई? भाई राघव को सप्लाई करने वाला तो अमेजोन हुआ ना, ECO हुआ। अब ECO नोट्स का ओनर नहीं है, ना ही ये जो मैं सर्विसेज दूंगा उसका ओनर है। अगर सर्विस देता हूँ, इस एग्जांपल में नोट्स है तो नोट्स गुड्स की कैटेगरी में आते थे, उसका ओनर नहीं है। स्टिल डिलीवरी यही करेगा, इसको डिलीवरी भी यही कर रहा है एंड पेमेंट कलेक्शन भी यही कर रहा है। तो सरकार ने बोला जब इतना सारा काम तुम ईसीओ एज एन ईसीओ कर रहे हो तो तुम अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाओ जीएसटी में, और जीएसटी भी फिर आप ही जमा करो। जीएसटी कलेक्ट भी आप ही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब पेमेंट कलेक्शन कर रहे हो जीएसटी भी आप ही कलेक्ट कर रहे होगे। जीएसटी कलेक्ट करके सबमिट भी फिर आप ही कराओ। इसमें द कॉमर्स कोर्स को कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल जीएसटी विल बी लवाइबल। आरसीएम इज अ गेम की कौन देगा जीएसटी, है ना? एफसीएम और आरसीएम ये गेम है कि जीएसटी कौन पे करेगा। लगेगा तो लगेगा, ये सेक्शन नंबर 7 में सीख चुके, 8 में सीख चुके। अभी 9 में ये पता करना है कि देगा कौन। तो देने वाले दो जने हो सकते हैं, तो रेसिपिएंट या तो सप्लायर। अभी तक तो ये पढ़ा 9.3 और 9.4 में। अभी 9.5 में बीच में आ गया ईसीओ। ना ही सप्लायर ना ही रेसिपिएंट, बीच का एक मिडलमैन। तो बेटा ईसीओ जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मेंटेन करता है, चलाता है, ऑथराइज करता है किसी और पार्टी को कि इसके ऊपर ट्रेडिंग हो सके, बायर को ऑथराइज करता है कि परचेज कर सके, तो बेटा वो ईसीओ है। बहुत सारी सिचुएशन में, जैसे ये सिचुएशन एग्जाम्पल मैंने बताया, इसमें ईसीओ को टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि वो करता ही पेमेंट कलेक्शन, तो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है और जमा भी कराना पड़ेगा। ओके सर, समझ में हमको यहां तक बात आ गई। वेरी गुड, ठीक है। आइए बेटा आप देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1717 जो हमें बताती है ऐसी नोटिफाइड एसओएस, ऐसी नोटिफाइड एसओएस जिसके अंदर ईसीओ को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। पहली सर्विस में सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ऑमनीबस। तो मतलब ऑमनीबस छोड़ के किसी से भी आप अभी करते हो अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, तो बेटा उसके अंदर ईसीओ को टैक्स देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे ओला एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कराता है, तो ओला यहाँ पे क्या है? ईसीओ है। एक ओला के अंदर हम एक तो कस्टमर हो गए, और हमारे साथ साथ कौन हो गया यहाँ पे? ड्राइवर, हाँ, जिसकी कैब है, तो कैब ड्राइवर हो गया। अब कैब ड्राइवर और हम दोनों ही ओला के प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए। हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वहां से उस कैब ड्राइवर के पास वो रिक्वेस्ट पहुंचती है ओला के थ्रू और वो एक्सेप्ट करता है। अब जनरली क्या होता है कि ये जो पूरी सर्विस है, एसओएस है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, अब ये जो ड्राइवर है ये अनरजिस्टर्ड होता है बहुत सारे केस में।
और हम सवारी भी अनरजिस्टर्ड ही हैं, तो इस केस के अंदर जीएसटी लग नहीं पाता। लेकिन क्योंकि ये ईसीओ के थ्रू हो रही है और बोल दिया गया कि ईसीओ को ही टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी का, तो अब इसके बाद जीएसटी लग जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है ना। देखो सब बताया गया, चार चीजें, चार नहीं है मेरे ख्याल से ज्यादा हैं, 1 2 3 4 तो ये है, और पांचवा अदर कोई भी मोटर व्हीकल है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे रेडियो टैक्सी क्या होती है सब मैंने ऊपर लिख के दिया है आपको, वैसे ज्यादा जानकारी की आपको जरूरत है नहीं, ये पता होना ज्यादा जरूरी नहीं है कि रेडियो टैक्सी क्या होती है। आप एक बार रीडिंग कर लेंगे नोट जब परचेस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी कि मैक्सी क्या है, मोटर कार, ओमनी बस, सबके बारे में लिखा है कि क्या क्या होता है। ओमनी बस तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कर रहे हो ईसीओ के द्वारा, जिसके अंदर रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल या कोई भी अदर व्हीकल हो ओमनी बस को छोड़ के, तो उसके अंदर एसओएस में आपको देना पड़ेगा आरसीएम, वो भी ईसीओ पे करेगा, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस, ऊपर ओमनी बस को निकाला नीचे डाला, तो सर कुछ तो अलग होगा, हाँ। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, कंपनी हूं, और मैं ही ट्रांसपोर्टर भी हूं, मतलब मेरी ही कैब है वो, तो क्योंकि मैं एक कंपनी हूं तो मुझे पकड़ा जा सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन होऊंगा। किसमें, एक रजिस्टर्ड पर्सन किसमें होऊंगा मैं बताओ, जीएसटी में होऊंगा, आरपी होऊंगा ना जीएसटी में। तो अगर ओमनी बस की सर्विस आप दे रहे हो, एसओएस दे रहे हो ओमनी बस वाली ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन केवल ओमनी बस से, तो बेटा अगर आप एक कंपनी हो और ओमनी बस से एसओएस दे रहे हो, तो फिर आप ही जीएसटी पे करोगे, इवन दो ईसीओ से ही क्यों ना हुई हो। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रेड बस, आपने नाम सुना रेड बस, मान लेते हैं रेड बस के पास अपनी 10 बसेस हैं, अपनी 10 बस है, तो ओमनी बस की कैटेगरी में आ जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। ओमनी बस वैसे सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से तय होती है कि है ही नहीं। अगर मान लो 10 बस उसके पास अपनी है, लेकिन इसकी बुकिंग उसके पास आई मेक माई ट्रिप से। अब बुकिंग आई मेक माई ट्रिप से, जो कि एक ईसीओ है, लेकिन क्योंकि रेड बस खुद ही एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, तो फिर ओमनी बस की सप्लाई और सर्विसेज जो है वो उसके ऊपर जीएसटी स्वयं पे करेगा, ईसीओ को नहीं करना पड़ेगा। ओमनी बस क्या होता है अभी बता देते हैं ओमनी बस के बारे में। आ जाओ, ओमनी बस की डेफिनेशन लिख के दी है तुमको मैंने। ओमनी बस मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब ड्राइवर के साथ तो 7 बंदे, बिना ड्राइवर के 6 बंदे। अगर 6 से ज्यादा लोग बैठते हैं एक जगह पे, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये ड्राइवर का कंपार्टमेंट है, तो ये ओमनी बस कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा कब होता है, जब या तो वो कोई बड़ी मीडियम साइज की हो बस जैसी कुछ गाड़ी हो, जिसको हम लोग इको भी बोलते हैं ना, इको में भी 7 जने बैठते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो छोटी वैन होती हैं, तो ये सारी चीजें ओमनी बस की कैटेगरी में आएंगी। अगर उसको प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है ओमनी बस की सर्विसेज, तो फिर वो खुद ही देगी। अगर ओमनी बस को प्रोवाइड कराने वाला कोई अदर पर्सन है अदर देन कंपनी, तो फिर उसके ऊपर ईसीओ को पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। Services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest house, clubs, campsite or any other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through the electronic commerce operator is liable for registration under section 22। मतलब अगर मान लो, ये वही बात है, सिंपल सिंपल सी बात, बेसिक फंडा ये है, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट में से कोई एक जना भी रजिस्टर्ड है, तो बेटा फिर तो वही टैक्स दे देगा। लेकिन अगर ये दोनों रजिस्टर्ड नहीं है और सप्लाई हो रही है ईसीयू के द्वारा, ये दोनों अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट तो जनरली अनरजिस्टर्ड होते ही हैं, सप्लायर भी बहुत बार अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर तो ये जीएसटी में कवर ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट डाला गया कि अगर ये सप्लाई और सर्विस ईसीओ के द्वारा हो रही है, तो ईसीओ विल हैव टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। लेकिन अगर ये सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो फिर ये खुद ही जीएसटी पे करेगा, फिर इसमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 22 में, मतलब लिमिट बताई हुई है, और रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में दिख भी लेंगे। अब इसका एग्जांपल दे दूं तुमको, जैसे मान लो मेरे पास एक एसआर हाउस, अब मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, एसआर हाउस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, बुकिंग आ गई ऑनलाइन, ओयो से भी आ सकती है ना, होटल की बुकिंग तो किसी से भी आ सकती है। मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, एक ब्रीवेस्ट्रे और एक ओयो, ये दोनों हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये होटल्स इनके नहीं है, ये जगह इनकी नहीं है, अकोमोडेशन इनकी नहीं है, इनकी खाली एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक की प्लेटफॉर्म हो ना। तो एक कस्टमर ने ओयो के थ्रू बुक कर लिया इसको,
अब कस्टमर भी यूआरपी है और एसआर हाउस भी यूआरपी है, तो इस केस के अंदर ओयो को एज एन ईसीओ जीएसटी पे करना पड़ेगा, कलेक्ट भी करेगा, पेमेंट भी करेगा। लेकिन अगर एसआर हाउस थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करके सेक्शन नंबर 22 में, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन बनने वाला है, अभी बना भी नहीं है तो भी भाई इसको ही पे करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो भी, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब या तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, या तो होने ही वाली है। तो बेसिकली लायबल कब होता है, जब हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो हम बन जाते हैं लायबल। हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है बट वी आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22 में और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन भी यहाँ पे कवर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर लायबल भी हो तो भी फिर आप यहाँ पे कवर हो। ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सर्विस व्हेन सप्लाइड थ्रू इस प्लेटफॉर्म। मैंने बताया अगर वो बंदा जो है हमारा, जिसका लॉजिंग अकोमोडेशन का मेन उसके ओनरशिप है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लायबल भी नहीं, तो फिर ईसीओ को पे करना पड़ेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज, इसका एग्जांपल है अर्बन क्लैप। आपने सुना होगा ना नाम, अर्बन क्लैप से बहुत सारी सर्विस हम बुक कर सकते हैं, जैसे एसी की सर्विस है ना, एसी क्लीन की सर्विस, बार्बर भी आप बुला सकते हो उससे। तो जनरली बार्बर जो होता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, आप एज अ कंज्यूमर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो ये जो सप्लाई है ये कवर नहीं होती, फिर सप्लाई नहीं है वैलिड। लेकिन अगर हम देखें वैसे ईसीओ बीच में आ जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वैलिड सप्लाई भी बन जाएगी। हालांकि सेक्शन नंबर 7 में पहले भी वैलिड सप्लाई थी बट टैक्स नहीं लगा सकते थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही किसी का नहीं था, ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। अभी ईसीओ बीच में आ गया तो ईसीओ को ही पकड़ लेते हैं, ये दोनों तो यूआरपी है तो इनसे तो हम जीएसटी नहीं ले सकते, ईसीओ से ले लेंगे, ठीक है। सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा, मतलब कोई भी सर्विस हो जो कहां से बुक हो रही है, एक ईसीओ से बुक हो रही है, हाउस कीपिंग सर्विस की कैटेगरी में वो आना चाहिए। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। तो यहाँ पे भी वही बात है, मान लो मैं प्लम्बर हूं एक, और मैं जो प्लम्बर हूं, मेरे जो थ्रेश है वो एक्सीड हो गया है, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी एक्सीड हो गया, तो मैं लायबल बन गया ना, लायबल बन गया तो मैं बेसिकली टैक्स खुद ही पे करूंगा, आरसीएम पे, कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर यूआरपी है। तो सरकार ने बोला जहां से जल्दी टैक्स मिल सकता है वहां से कलेक्ट कर लो, ईसीओ से मिले तो ईसीओ से ले लो, अगर सप्लायर ही रजिस्टर्ड है तो सप्लायर से ले लो, फिर ईसीओ तक जाना ही क्यों, ठीक है। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, गुड्स नहीं केवल सर्विस, जैसे यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि अगर मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे जोमेटो या ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने एसओएस बुक किया, एसओएस बुक किया, ईसीओ के द्वारा वो सप्लाई हुआ, तो बेटा उसके ऊपर फिर ईसीओ ही टैक्स पे करेगा, गुड्स के ऊपर नहीं, खाली सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रीमाइसेस जहां पर टैरिफ 7500 रुपए पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट से क्या हो, ज्यादा हो, 7500 से ज्यादा होता है वहां स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती, वहां पे फिर ईसीओ को नहीं देना पड़ेगा, वो प्रीमाइसेस वाले ही देंगे, ठीक है। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी फॉर द अबव स्पेसिफाइड सर्विसेज व्हेन सप्लाइड थ्रू ईसीओ। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई गई हैं, अगर ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ईसीओ को ही पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं हो, जैसे मान लो मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, अब वो प्लेटफॉर्म ई है मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये प्लेटफॉर्म तो मैं कहीं से भी बना सकता हूँ ना। मान लो ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया बैठे बैठे यूएसए में, अब यहाँ पे लोग इसको यूज कर रहे हैं, मैंने प्लेटफॉर्म बनाया यूएसए में, यहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं, तो मेरी जो लोकेशन है, मेरी जो लोकेशन है वो टैक्सेबल टेरिटरी में फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं, या तो आप लोकेटेड हो गए टैक्सेबल टेरिटरी में, या तो फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है। तो उन सब में हमें देखना पड़ेगा। देखो अगर आपकी टैक्सेबल टेरिटरी में प्रेजेंस है तो आप कोई बात नहीं, वो ईसीओ ही पे करेगा टैक्स को। अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में, तो फिर आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा एक रिप्रेजेंटेटिव, या तो आप फिजिकली अवेलेबल खुद ही हो, ठीक है, तो फिर ईसीओ को पे करना पड़ेगा। अगर ईसीओ फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना आरपी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को अपॉइंट करेगा सिर्फ टैक्स जमा करने के काम के लिए, वो टैक्स पे करेगा। सर अगर फिजिकल प्रेजेंस भी ना हो और रिप्रेजेंटेटिव भी ना हो, दोनों ही ना हो, तो फिर उसे अपॉइंट करना पड़ेगा ईसीओ को। पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ईसीओ, अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ईसीओ को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो किसी और इंसान को अपॉइंट करेगा, अगर कोई इंसान है तो वही देगा, अगर नहीं है तो उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मिला के बात टोटल ये हुई कि ईसीओ को ही पे करना पड़ेगा टैक्स, चाहे खुद करे चाहे रिप्रेजेंटेटिव से कराए, अगर उसके ऊपर लायबिलिटी यहाँ पे आती है सब्जेक्ट टू द एग्जाम्पशंस जो मैंने आपको बताई। जैसे ओमनी बस की सर्विस अगर कंपनी दे रही है तो फिर ईसीओ का कोई लेना देना वहां पे नहीं है, ठीक है।
कुछ नोट्स यहाँ पे हैं, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है फाइनल वाले बच्चों के लिए ज्यादा, इंटर वाले बच्चों के लिए कम, लेकिन आप दोनों को ही देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, इंस्टीट्यूट का पेपर जब सेट होगा तो हो सकता है ये चीजें भी डाल दे। तो इसलिए मैंने ये मॉडल में यहाँ पे आपके इंटर वाले बच्चों के लिए भी रखा है, फाइनल वाले बच्चों के लिए भी रखा है, तो दोनों ही इसको पढ़ें, इंपॉर्टेंट दोनों के लिए ही है, बट एग्जामिनेशन में ज्यादा आने के चांस फाइनल वालों के हैं, इंटर वालों के थोड़े कम है। समझ लेना, जब रिवीजन करोगे तो इसके ऊपर इतना जोर मत देना, इंटर वालों के लिए कह रहा हूं। चलो, ECO not to collect TCS in respect of restaurant services so notified, मतलब ECO will no longer be required to collect TCS and file form GSTR 8 in respect of restaurant service on which it pays tax in terms of section number 95, मतलब पहले इनको TCS कलेक्ट करना पड़ता था, अभी नहीं करना, बस इतनी सी बात है। पहले ECO TCS कलेक्ट करते थे और ECO को GSTR 8 भरनी पड़ती थी, भरनी पड़ती थी, ये रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हालांकि अभी भी तुमको पता चल गया, जो ECO रिटर्न भरते हैं उसको GSTR 8 बोलते हैं, तो ये लोग खुद ही रिटर्न अपनी भरते थे, अब वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। सेकंड बात, ECO नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम। जैसे मान लो ECO ने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसको सेपरेटली नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली इसलिए कि कोई रेस्टोरेंट सर्विस उसके प्लेटफॉर्म से होके जा रही है, खाली उसका GST पे करने के लिए उसको कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ 95 स्पेशली उसको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, पुराने रजिस्ट्रेशन में वो ये चीज दिखा सकता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद ECO टू पे टैक्स ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम, पेमेंट वो करेंगे, बस बात मना जो करी गई है वो इसकी करी गई कि अब उनको रिटर्न नहीं भरनी, ना अलग से रजिस्ट्रेशन लेना। जैसे जोमेटो का रजिस्ट्रेशन GST में ऑलरेडी है, तो वो उसी रजिस्ट्रेशन पे GST पे कर सकता है, इनके लिए भी, ECO वाली सप्लाई के लिए भी, ठीक है। ECOs will be liable to pay GST on any restaurant service supplied through them including services supplied by unregistered person, ये तो हमें बताइए। Supply restaurant services to be included in aggregate turnover of the person supplying restaurant service through ECO, तो ये बात आपको जाननी है और समझनी है कि मान लो एक रेस्टोरेंट है जायका ए घोंडा, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट का नाम है। अब जब भी ये एग्रीगेट टर्नओवर निकालेगा कि इसने सेल कितनी करी, वो एग्रीगेट टर्नओवर ही बाद में देखा जाएगा रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो उस ATO में एग्रीगेट टर्नओवर में ये अपने इस सप्लाई को जो ECO के थ्रू हुई है उसको जोड़ेगा। भले से इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन और पेमेंट का काम ECO करेगा, लेकिन जब ये अपना टर्नओवर निकालेगा तो इसको अपने टर्नओवर में इसको हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। It is clarified that the aggregate turnover of the person supplying restaurant services through ECO shall be computed in accordance with the definition of aggregate turnover under section 26, ये हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में, बस अभी समझ लो कि जोड़ा जाता है। आगे, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ECO नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने रेस्टोरेंट सर्विस ECO के थ्रू दी, तो इनवर्ट सप्लाई नहीं समझना, देखो पढ़ लेते क्या लिखा है। ECOs are not the recipient of the restaurant services supplied through them. Since these are not input services to the ECO, they are not to be reported as invert supply, liable to reverse charge in form GSTR 3B. मतलब ECO बस ये रिपोर्ट करेगा एज आउटवर्ड नॉट इनवर्ट, तो ऐसा नहीं करना कि सप्लायर ये नहीं मानेंगे सप्लायर ने सर्विस ECO को दी फिर ECO ने रेसिपिएंट को दी, नहीं, सप्लायर ने सर्विसेज रेसिपिएंट को ही दी है, ECO जस्ट एक जरिया है। तो ECO जब अपनी रिटर्न फाइलिंग करेगा 3B जो मंथली बेसिस पर जाती है, आगे डिटेल में बताऊंगा रिटर्न वाले चैप्टर में कैसे कब कहां भरी जाती है, फॉर्म्स क्यों है ऐसे, ठीक है। अभी समझ लो जो मंथली जो फॉर्म भरता है उसके अंदर इनवर्ट सप्लाई नहीं दिखाएगा ECO, आउटवर्ड ही दिखाएगा। रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट ITC on input goods and services not required by ECO, मतलब ECO provide their own services as an electronic platform and as an intermediary for which they acquire input services on which ECO avail input tax credit. The ITC is utilized by ECO for payment of GST on services provided by them on its own account, जैसे रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट को जैसे मान लो जोमेटो है, अब हो सकता है जोमेटो पैकिंग की सर्विस उसको दे रहा है, किसको, रेस्टोरेंट को, और डिलीवरिंग की तो दे ही रहा है ना, पैकिंग की दे सकता है, बहुत बारी डिलीवरी की दे सकता है, इसके लिए सेपरेट चार्ज करेगा उससे, और इसके इनपुट भी खरीदेगा। तो ये जो इनपुट उसने खरीदे हैं इस सर्विस को कंप्लीट करने के लिए, उसके ऊपर वो ITC क्लेम कर सकता है, कौन, ECO। The situation remains unchanged even after ECO is made liable to pay tax on restaurant service. ECO would still be eligible for ITC as before. उसको ITC मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, it is clarified that ECO shall not be required to reverse ITC on account of restaurant service on which it pays GST in terms of section 95. उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It may also be noted that for restaurant service, ECO shall pay the entire GST liability in cash. No ITC could be utilized for payment of GST on restaurant service applied through ECO.
मतलब ईसीओ कैश का मतलब ये नहीं खाली मतलब नोट्स में देगा, नहीं, ईसीओ को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, उससे वो आईटीसी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, वो अपने नॉर्मल जीएसटी लाइबिलिटी में से आईटीसी क्लेम करेगा जो उसने इनपुट के लिए लिया था। मतलब कहने का ये है, जैसे समझना, जोमैटो ने सर्विसेज दी, एसओएस दिया पैकिंग का, उसके लिए 5,000 चार्ज किया, तो अब जो आईटीसी क्लेम करेगा वो इस 5,000 के जीएसटी पे करेगा। जो ईसीओ ईसीओ की तरफ सर्विसेज सप्लाई हुई, एसओएस हुआ है, मान लो जो खाना मंगाया वो महंगा था, मतलब जो सर्विस हमने सप्लाई करी वो महंगा था, तो उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। जीएसटी टू बी पेड बाय द सप्लायर ऑन सर्विसेज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 but supplied through ECO, मतलब in respect of supply not notified under section 95 but supplied through ECO, the liability to pay GST continues on such supplier and ECO shall continue to deposit TCS on such supply। जैसे इसमें नोटिफाई क्या किया गया, रेस्टोरेंट सर्विस, अगर मान लो उसके अलावा वो कुछ चीज बेचते हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स खुद ही जमा कराना पड़ेगा, ईसीओ खाली उसमें टीसीएस कलेक्ट करके डिडक्ट करेगा, जमा खाली उनको ही कराना पड़ेगा जो सप्लायर होगा। ईसीओ टू रेज इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ, इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी भी ईसीओ की ही है, जैसे उनके थ्रू कोई भी सप्लाई होती है तो इनवॉइस बनाने का काम रेस्टोरेंट का नहीं ईसीओ का है, ठीक है। बिलिंग इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स सर्विस other than restaurant service being sold by a restaurant to a customer under the same order, there can be a situation where restaurant service and goods or services other than restaurant service are sold by a restaurant to a customer under the same order। सर्विस भी दी, गुड्स भी दिए, तो मतलब दो चीजें, रेस्टोरेंट सर्विस के साथ कुछ और मिला के भी दिया गया है। द क्वेश्चन arises as to who shall be liable for raising invoices in such cases। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया जब सप्लाई और सर्विस एसओएस होती है तो इनवॉइस ईसीओ को बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई और सर्विस के साथ साथ नोटिफाई सर्विस के साथ साथ, मतलब जो नोटिफाई रेस्टोरेंट सर्विस है उसके साथ कुछ और चीजें भी जैसे गुड्स भी दिए जा रहे हैं, तो उसमें इनवॉइस कौन बनाएगा। कंसिडरिंग दैट द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ एंड अदर complies under the GST Act including issuance of invoice to the customer continues to lie with the respective supplier and ECO is being liable only to collect tax at source on which supplies। मतलब अगर आपने रेस्टोरेंट सर्विस दी, उसके साथ में कोई गुड्स दिए, कुछ गुड्स दिए आपने, तो बेटा उसके ऊपर इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी फिर शिफ्ट हो जाएगी सप्लायर के ऊपर। अगर आपने गुड्स नहीं दिए, खाली रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई करी है ईसीओ के थ्रू, तो उसके ऊपर इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी फिर ईसीओ की है। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी इनवॉइस वाली शिफ्ट हो जाती है किसके ऊपर, ये इनवॉइस वाली जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है सप्लायर के ऊपर, तो फिर उस केस के अंदर ईसीओ टीसीएस काटेंगे। ईसीओ विल नॉट डिडक्ट टीसीएस ऑन रेस्टोरेंट सर्विस, ये बोला गया खाली, रेस्टोरेंट सर्विस पे टीसीएस नहीं काटेंगे, बाकी सब पे काट सकते हैं। ओके, ये नोट्स जो 9 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है और इंटर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं से कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये करना है क्योंकि ये डाउट में है। पास्ट एंड देखा जाए तो इनमें से कोई ना कोई एक बात पूछ ली जाती है, और ये अमेंड भी हुए हैं, ये पूरे अमेंडेड हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मई जून में जो आने वाले अटेम्प्ट या नवंबर दिसंबर में जो आने वाले उन सब के लिए अमेंडेड है ये नोट्स, ठीक है। तो ये बात हमको समझने की, इसमें अमेंडमेंट भी मैंने जो कवर करी है ईसीओ वाली, ये सारे नोट्स में अमेंडमेंट ही है, तो ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है, इंटर में भी, फाइनल में भी, एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा जीरो रेटेड सप्लाई। हालांकि इस चैप्टर में होना नहीं चाहिए था, बट मॉडल में आपके है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कवर करके दिया है इसको भी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 100% मॉडल की कवरेज है तो 100% वो होगी। सेक्शन नंबर 16 आपके मॉडल में दिया हुआ है स्पेसिफिकली, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ इसको। देखिए, जीरो डेट सप्लाई रेफर्स टू द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। जीरो डेट सप्लाई होती क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, नाम से पता चला जीरो डेट मतलब जिसके ऊपर 0% टैक्स लगता है। जीरो रेटेड और नील रेटेड सप्लाई रेफर टू द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, जैसे एक्सपोर्ट, सप्लाई टू इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स की करो चाहे सर्विसेज की करो, वो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, या तो आप क्या करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हो। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, ऐसे जोन जो खाली खाली बिजनेस के लिए बनाए हैं सरकार ने, जैसे गुजरात में, तो इनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो तो हम आपको एक्स्ट्रा फायदा देंगे, इसलिए वहां पे जीएसटी नहीं लगता। आगे, क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम फॉर जीरो डेट सप्लाईज सब्जेक्ट टू ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5)। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीरो डेट सप्लाई अगर आपने करी है तो उसके ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे, लेकिन आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये खाली इसी केस में होता है, जनरली अगर आपको एग्जाम सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता,
बट आपको सेक्शन नंबर 17.5 देखना पड़ेगा, जब मैं आपको आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो वहां से लिंक जरूर कर लेना। आगे, एज अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो डेट सप्लाई इज एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। हो भी सकता है, जैसे अगर मैं इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा तो मैं आईटीसी कैसे ले सकता हूँ? जब मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीरो है और मैंने जो इनपुट पर टैक्स दिया था वो 5,000 है, तो मैं सेटअप करूंगा कैसे जब ये लायबिलिटी मेरी जीरो है? तो भाई सेटअप तो ऐसे होता है ना कि जितना आपको आउटपुट टैक्स देना है उसमें से इनवर्ट माइनस करते हो आप, इनवर्ट को इनपुट बोलते हैं। तो जब मेरा इनपुट 5,000 खड़ा हुआ है और आउटपुट जीरो है तो अनयूटिलाइज तो बचेगा ना, तो इस अनयूटिलाइज का आप रिफंड भी ले सकते हो। यही पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है। नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड, इफ द सेल प्रोसीड फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स आर नॉट रियलाइज्ड, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट रिटर्न द रिफंड along with the applicable interest within 30 days of the expiry of the Foreign Exchange Management Act रेमिटेंस पीरियड। फेमा आपके पास सीएमए फाइनल में है, आप फेमा के हिसाब से आप बहुत अच्छे जानते हैं रेमिटेंस पीरियड क्या होता है। जो इंटर वाले बच्चे हैं उनको बस इतना समझना है, रेमिटेंस पीरियड कुछ भी होता हो उसके अंदर है या नहीं है, बस ये देखना है। पेपर में इतना टफ क्वेश्चन आपका बनता कभी नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर बन गया तो वो रेमिटेंस पीरियड आपको हमेशा बोल के देंगे कि रेमिटेंस पीरियड में है कि नहीं। फाइनल वाले बच्चों के लिए डेट ड्यूरेशन में हो सकती है, मतलब डेज में हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि रेमिटेंस पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बात ये समझनी है कि अगर आपने जो सप्लाई करी उसका पैसा नहीं आया तो जो आपने रिफंड लिया था ना आईटीसी का, वो आपको वापस करना पड़ेगा। मैंने माल बेच दिया क्रेडिट पे, एक्सपोर्ट कर दिया, वैसे होता नहीं जनरली, लेकिन मान लो कर दिया, अब उसका पैसा वहां से आया नहीं, तो अगर पैसा नहीं आया तो आपने जो रिफंड लिया था उसको आपको वापस करना पड़ेगा। डिले करोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितने समय का कैसे वो फेमा बताएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वही देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां से पैसा नहीं आया, फॉरेन करेंसी में नहीं आया, तो वही डील लगेगी पूरी की पूरी फेमा वाली। तो फेमा में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी फाइनल लेवल पे इंटर वाले बच्चों के लिए, और जो फाइनल में है वो तो पढ़ ही रहे होंगे फेमा एक्ट के बारे में। अच्छा, गवर्नमेंट में बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, जीएसटी काउंसिल है ना, स्पेसिफाई कर सकती है क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन को जो एलिजिबल हैं जीरो डेट सप्लाई के ऑन पेमेंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी कह रहा हूं, आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड्स। तो सरकार बता सकते हैं कुछ क्लास पर्सन की स्पेसिफिकली कि खाली यही लोग कर सकते हैं, ये भी करेंगे। तो सरकार हमेशा नोटिफिकेशन दे सकती है कि भाई ये लोग भी ये काम कर सकते हैं जिनको पहले मना किया गया था। ठीक है, आगे, क्लासेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सरकार ये भी बोल सकती है कि ये गुड्स अलाउ है, ये अलाउड नहीं है। ऐसी पर्सन के लिए कर सकती है कि जैसे मान लो सरकार ने बोला कंपनी अलाउड है, इंडिविजुअल अलाउड नहीं है। ऐसा है नहीं, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरकार के पास ही शक्ति है ये काम करने की। तो आपको जीरो डेट सप्लाई अगर कोई पूछा जाएगा तो आपको शॉर्ट में ये बताना है, जीरो डेट सप्लाई मींस व्हाट, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स और बोथ, और सप्लाई टू सेल्स। ठीक है, एंड आईटीसी कैन बी क्लेम्ड अपॉन देम, unutilized ITC can be claimed as a refund but subject to the payment realization. If payment has not been realized on such goods or services or both, then the ITC so claimed or the refund so claimed has to be returned with interest if delayed as per the provisions of FEMA. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जीरो डेट सप्लाई में भी ये सारी बातें जो हैं वो कवर होती हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है इसके ऊपर तो आपको सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट जो हिस्सा आएगा उसके अंदर आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, चार्ज अंडर जीएसटी। अब एडवांस रूलिंग कुछ बची हुई है। एडवांस रूलिंग ही है, इसमें कोई सर्कुलर एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने सब कवर कर दिया। तो एडवांस रूलिंग केवल फाइनल वाले बच्चों के लिए है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि ये रूलिंग मतलब क्या होता है, जजमेंट। तो ये जो रूलिंग है ना 5, ये आप स्वयं भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, मुझे कराने की अपने आप से जरूरत इसमें नहीं है। तो आप ये 5 रूलिंग पढ़ लेना, बस 5 ही रूलिंग है फाइनल वाले बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ओके, ये नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बाय कर सकते हो। ओके, हमारा चैप्टर हो गया चार्ज अंडर जीएसटी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर विच इज सेक्शन नंबर 10। अभी हमने 9 देखा, देखो पहले 7 देखा, फिर 8 देखा, फिर 9 देखा, अब 10 करेंगे। 10 है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 4। उसके नोट्स भी मैं पोस्ट कर दूंगा 1-2 दिन में, क्योंकि चैप्टर वाइज पोस्ट कर रहे हैं अभी। फिजिकल कॉपी जैसी अमेंड सारे नोट्स हो जाते हैं हम लोग उसकी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। खैर के लिए सॉफ्ट कॉपी ही है, तो सॉफ्ट कॉपी का मैं लिंक नीचे कंपोजिशन स्कीम का भी डाल दूंगा, अगर आपको वो परचेज करना है तो ठीक है। वरना बाकी जब हम लोग कंपोजिशन स्कीम वाले लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके नीचे आपको लिंक मिल ही जाएगा। वरना इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, अगर हो सकता होगा अभी अवेलेबल, वरना नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में मिलेंगे विद कंपोजिशन स्कीम हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखा जाए तो सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट वो रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन सेक्शन नंबर 10 में बहुत सारी बातें हैं।
ठीक है, ओके।